इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एंटीजन पर पाए जाने वाले इपीटोप्स और एंटीबॉडी पर पाए जाने वाले पैराटोप्स के बारे में पढ़ा था। आज एंटीजन की संरचना और इनके प्रकार तथा ये कौन कौन सा काम करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी जो है वो बेसिकली एक तरीके की प्रोटीन है जिसे इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन कहते हैं। एंटीबॉडी इज आल्सो नोन एज एन इम्यूनोग्लोब्युलिन, इसे जो है इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहा जाता है। दीज आर लार्ज वाई शेप्ड ब्लड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। तो ये बड़े आकार की होती हैं, वाई शेप होती हैं, ब्लड में उपस्थित प्रोटीन हैं जिन्हें प्लाज्मा सेल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दे बाइंड टू फॉरेन पार्टिकल्स एंड इन्वेड देम। ये जो भी बाह्य पदार्थ हैं या बाह्य कण हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उन्हें वेध देते हैं, उन्हें इन्वेड करते हैं। दीज पार्टिकल्स आर फॉरेन बॉडीज दैट गेट अटैक्ड बाई एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी के द्वारा ऐसे पदार्थ जिन पे अटैक किया जाता है वो शरीर से बाहर के पदार्थ होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती हैं। Antigens are foreign pathogens that invade the body and have the capability to give rise to a response from our immune system, either by grouping up with a larger molecule or alone after binding with antibodies for a particular immune response. तो एंटीजन जो हैं वो बाह्य रोग रोगाणु हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं जो शरीर के अंदर घुसपैठ करते हैं और उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है गिव राइज टू ए रिस्पॉन्स, वो जो है एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करें या तो इनमें जो है ये फॉरेन पैथोजन हो सकते हैं और इनमें कैपेसिटी होती है टू गिव राइज ए रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम आइदर एलोन और ग्रुपिंग विथ लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर जब एंटीबॉडी से बंधते हैं, आफ्टर बाइंडिंग विथ एंटीबॉडी फॉर ए पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये एक शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। Hence, antigens stimulate the production of antibodies by the immune system. तो इस तरीके से एंटीजन जो हैं वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के लिए। एंटीबॉडी की संरचना देखिए, तो यहाँ इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं एक एंटीबॉडी जो है वो कैपिटल वाई के आकार की होती है और इनमें दो बराबर के भाग हैं, यानी टू डाइमर कह सकते हैं। एक 1/2 लेफ्ट साइड, 1/2 राइट साइड, और 1/2 पोर्शन जो है वो एक बड़ी चेन या हैवी चेन जिसको कहते हैं, और दूसरी इसके साथ लाइट चेन जो होती है इसके साथ मिलके बना होता है। एक कंप्लीट एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होते हैं। जो वाई शेप स्ट्रक्चर का आर्म है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पर एंटीजन बाइंड करता है, और दूसरा जो साइट है वो एक तरफ जब ये एंटीजन से बंध जाता है तो दूसरी तरफ जो दूसरे इम्यून रिस्पॉन्स में भाग लेने वाली सेल्स हैं उनसे अटैच होते हैं ये। तो इस तरीके से बेसिकली इनकी संरचना वाई शेप की है और इस वाई शेप में मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं। तो 4 polypeptide subunits, each subunit has 2 identical light and heavy chain। तो प्रत्येक सब यूनिट में दो समान प्रकार के
ईच सब यूनिट हैज़ टू आइडेंटिकल लाइट एंड हैवी चेन। तो जो आधा भाग है उसमें एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होता है। The N terminus of each heavy chain forms an antigen binding domain with a light chain। तो इनका जो N टर्मिनस है हैवी चेन का, वो लाइट चेन के साथ मिलके एंटीजन बाइंडिंग डोमेन बनाता है। यहाँ पर देखें तो ये जो ऊपर का साइट है जिसे हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, चूंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन में दो सिरे होते हैं, एक को हम एन टर्मिनस कहते हैं, दूसरे को सी टर्मिनस कहते हैं। तो ये जो दो टर्मिनस हैं वो एंटीबॉडी या एंटीजन जो अपना एन टर्मिनस का रीजन है वो एंटीजन बांधता है, और जो सी टर्मिनस है वो ये पीछे की साइड में होता है। तो यहाँ पर द एन टर्मिनस ऑफ ईच हैवी चेन फॉर्म्स एन एंटीजन बाइंडिंग डोमेन विथ ए लाइट चेन। जो एन टर्मिनस है हैवी चेन का वो एक लाइट चेन के साथ मिलकर एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। There are two antigen binding domain forming the arms of the Y shape। तो इस तरीके से दो एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होते हैं जो इस Y संरचना के दोनों आर्म बनाते हैं, और इस तरीके से दो एंटीजन बन सकते हैं, एक इधर वाले आर्म से दूसरा इधर वाले आर्म से। दे आर नोन एज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग डोमेन। अब इनको जो है फैब डोमेन कहा जाता है, यानी कि फ्रेगमेंट, ऐसे फ्रेगमेंट जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग होती है, फैब डोमेन है। दूसरा जो है अपोजिट यानी पीछे का भाग है जिसको हम सी टर्मिनस कहते हैं। तो द सी टर्मिनस ऑफ द हैवी चेन फॉर्म फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। तो जो सी टर्मिनस है यानी ये नीचे का जो एंड है ये एफ सी रीजन बनाता है, ये यहाँ पर लिखा भी है देखिए एफ सी, और ये ऊपर का एफ ए बी फैब रीजन है, एंटी बॉन्डिंग रीजन है, और ये फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन है, एफ सी है। डोमेन व्हिच हेल्प इन द इंटरेक्शन विथ द इफेक्टर सेल। तो ये नीचे का जो भाग है ये जो इफेक्टर सेल्स हैं उनसे बंधने में मदद करता है। All four polypeptide subunits are held together by disulfide and non-covalent bond। तो ये जो चारों सब यूनिटें हैं ऑल फोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, जिसमें से दो हैवी दो लाइट चेन, और ये सब एक दूसरे से बंधे हैं किसके द्वारा, डाइसल्फाइड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों हैवी चेन हैं वो दूसरे से दो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, और एक हैवी एक लाइट चेन एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये स्थिति है। The heavy chain of the antibodies contain a variable region and three constant region। जो हैवी चेन है एंटीबॉडी की उसमें एक वेरिएबल रीजन होता है और तीन कांस्टेंट रीजन होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ये देखिए ये बी एच वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, और सी 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 ये जो है तीन कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन के। एक हैवी चेन में तीन कांस्टेंट रीजन है, एक वेरिएबल रीजन है। सिमिलरली इधर है लाइट चेन में एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। The heavy chain of the antibody contain a variable region and three constant region। Each antibody has two identical antigen binding site and they differ in the antibodies। प्रत्येक एंटीबॉडी में जो दोनों वाई आर्म की भुजाएं हैं तो दो ऐसे एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं, और अलग अलग एंटीबॉडी में इसी चीज़ को लेके अंतर होता है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार के एंटीजन को बांधते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं इनको देखते हैं। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। चूंकि एंटीबॉडी वो विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिन्हें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहा जाता है।
तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं आर ऑफ 5 डिफरेंट आइसोटाइप्स, 5 तरीके की हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवी चेन्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो उनके हैवी चेन की संरचना पर आधारित है। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड देयर फंक्शन। अलग अलग प्रकार की जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो निम्न है। पहला जो है अपना वो है IgM। IgM प्रकार की एंटीबॉडी। IgM is the first antibody produced in response to a microbial attack by B cell। तो IgM पहली ऐसी एंटीबॉडी होता है जो किसी सूक्ष्म जीव के आक्रमण के दौरान बनता है, बी सेल के द्वारा निर्मित किया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी एंड इज फाउंड इन ए पेंटामेरिक फॉर्म। तो ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है 5 प्रकार में और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होता है। 5 ऐसी सब यूनिटें होती हैं इसकी। इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड लिम्फ। ये ब्लड और लिम्फ दोनों में पाई जाती है। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 6%। ये जो है 6% बनाता है ऑफ द टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन द सीरम। ब्लड सीरम में जो टोटल एंटीबॉडी कंटेंट है उसका जो है ये 6% भाग बनाता है। इट इज इन्वॉल्व इन एग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। तो ये जो है एंटीबॉडी से बंधने के बाद ये ग्लूटिनेशन की क्रिया में भाग लेता है और ऑप्सोनाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा इम्यून सिस्टम काम करता है। एक ग्लूटिनेशन कर सकता है जो बाद में फेगोसिटाइज होगा, या ऑप्सोनाइजेशन करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों क्रियाएं होती हैं। It has a large number of antigenic sites on its surface and therefore facilitates efficient activation of immune system। इसके सरफेस पर कई ऐसे एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। चूँकि ये पेंटामेरिक है तो उस हिसाब से जो 5 सब यूनिटें हैं उसमें इनकी एंटीजन बाइंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है इनकी, और इसी हिसाब से जो है ये इम्यून सिस्टम को बड़ी ही प्रभावी ढंग से एक्टिवेट करता है। इफिशियंट एक्टिवेशन के लिए जिम्मेदार है ये। तो पहला हो गया अपना IgM। दूसरा IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। मोस्ट एबेंडेंट आइसोटाइप, काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आइसोटाइप है जो कि प्लाज्मा में होता है। एंड कंप्राइजेज 80%, 80% भाग बनाता है। IgM 6% भाग बनाता था, ये 80% भाग बनाता है। The heavy chain of IgG have 2 antigen binding site। अब इनमें जो है 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। एन एंड आर ऑफ दी सब क्लास गामा। जो ये जो है सब क्लास गामा का सदस्य है। इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस। तो ये जो है फेगोसाइटोसिस की क्रिया को संपन्न कराता है एक बार जब एंटीबॉडी से बंधता है, और ये जो गर्भावस्था में शिशु है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। इट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन एंड पैथोजन एंड ऑफर प्रोटेक्शन टू द बॉडी। तो ये जो है इट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स एंड पैथोजन्स एंड ऑफर प्रोटेक्शन टू द बॉडी। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं और जो पैथोजन है उनको न्यूट्रलाइज करता है और इस तरीके से शरीर की सुरक्षा करता है। तीसरा जो अपना प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। यूजुअली फाउंड इन लिक्विड सच एज ब्रेस्ट मिल्क, सीरम, सलाइवा, फ्लूइड्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये मुख्य रूप से माता के दूध में, सीरम में, लार में और जो हमारे आंतों में फ्लूइड स्रावित होते हैं उसमें पाया जाता है। IgA in breast milk protects an infant's gastrointestinal tract from microbial activity। तो ये जो है जो शिशु है उसके आहार नाल में जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करता है। एंड कंप्राइजेज 80% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन द सीरम। और ये जो है सीरम का कुल 80% भाग बनाता है
comprises 80% of the total antibody content in the serum. It detoxifies substances that are harmful and recognize the antibody antigen complex. तो ये जो है इट डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल, ये ऐसे पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है जो शरीर के लिए नुकसानदेह हैं और एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की पहचान करता है. इट इज ट्रांसफर्ड टू द प्लेसेंटा थ्रू द फीटस एंड प्रोटेक्ट द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ. तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा हमें लग रहा है पेज की गड़बड़ी हो गई है. जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी था ये टोटल ब्लड प्लाज्मा का 80% भाग बनाता था और सीरम में जो टोटल एंटीबॉडी है उनका 80% भाग बनाता है. टॉक्सिफाइड सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल एंड रिकॉग्नाइज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. तो ये जो है जो IgG एंटीबॉडी है ये ऐसे पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है जो हमारे शरीर में नुकसानदेह हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में इंटर करते हैं और टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं जो हमारे शरीर के नुकसानदेह हैं, उनसे सुरक्षा करता है. साथ ही साथ इसमें कैपेसिटी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी में. इट इज ट्रांसफर्ड टू द प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर होता है थ्रू द फीटस एंड प्रोटेक्ट द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ. तो ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लेसेंटा, यहाँ थ्रू होना चाहिए, प्लेसेंटा के द्वारा ये ट्रांसफर होता है. इट इज ट्रांसफर्ड टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ. तो ये जो फीटस है, जो गर्भावस्था का शिशु है, उसके शरीर में प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है माता के शरीर से और उसके जन्म होने तक उसकी सुरक्षा करता है. क्योंकि शिशु है, अभी उसका इम्यून सिस्टम विकसित नहीं हुआ है, ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए माता के शरीर में जो एंटीबॉडी बन रही है वो प्लेसेंटा के थ्रू उसके शरीर में आती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है. इस क्रिया में जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है वो है अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन जी. इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज डिवाइडेड इनटू 4 सब क्लासेस. तो ये जो है 4 सब क्लासेस की हैं, IG1, IG2, IG3, IG4. Among these, only IG3 and IG4 possess the ability to cross the placenta. तो इन चारों क्लासों में से जो IG3 है और IG4 है, इनमें ये क्षमता होती है कि वो प्लेसेंटा को पार कर सके. अच्छा, the heavy chain of immunoglobulin G have 2 antigen binding site and are of the subclass gamma. तो जो इनकी हैवी चेन है इम्यूनोग्लोबुलिन जी की, उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं और ये गामा ग्लोबुलिन की कैटेगरी की है. इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस. तो ये जब एंटीजन से बंध जाती है तो फिर उसके फैगोसाइटोसिस क्रिया को प्रेरित करती है और क्योंकि प्लेसेंटा से ट्रांसफर होती है इसलिए ये विकसित हो रहे फीटस को सुरक्षा प्रदान करती है. न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस एंड ऑफर प्रोटेक्शन टू द बॉडी. जो टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं पैथोजेंस के द्वारा उनसे सुरक्षा करती है और इस तरीके से बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है. थर्ड जो है अपनी, देखिए पहले IgM हुआ, दूसरा IgG हुआ, तीसरा जो है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन. ये यूजुअली फाउंड इन लिक्विड्स सच एज ब्रेस्ट मिल्क, सीरम, सलाइवा, फ्लूइड ऑफ द इंटेस्टाइन. तो इन तरल में ये पाई जाती है. IgA इन ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क में IgA है, प्रोटेक्ट्स एन इन्फेंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. वो एक शिशु के आहार नाल की सुरक्षा करती है जो उसमें इन्फेक्शन होता है. एंड कंप्राइजेज 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इज सीरम. ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है तो इस पर नहीं जाना है हमें. ये जो है इट इज ट्रांसफर टू द प्लेसेंटा थ्रू फीटस, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है.
यहाँ नहीं जाना है, बस इतना है, प्रोटेक्ट इन इन्फेंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये है। अब आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये बनाता है 30% ऑफ टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन दी सीरम। तो टोटल सीरम का जो इम्यूनोग्लोबुलिन ये है वो 13% भाग बनाता है। और दो सब क्लास होते हैं इसके, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी के 4 सब क्लास थे, इम्यूनोग्लोबुलिन ए के 2 सब क्लासेज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए1 एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए2। और इनमें से among these immunoglobulin A1 is highly found in the secretion and is also called the secretory immunoglobulin। तो इनमें से जो इम्यूनोग्लोबुलिन A1 है वो जो स्राव हैं उसमें पाया जाता है, एंड इज आल्सो कॉल्ड द सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, इसलिए इसे सेक्रेटरी इम्यूनो स्रावित होने वाली एंटीबॉडी कहा जाता है इसको। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, इट इज ए फॉर्मर सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है इम्यूनोग्लोबुलिन ये। इट एग्जिस्ट इन बाथ मोनोमेरिक एज वेल एज डाइमेरिक फॉर्म्स। तो ये जो सिंगल वाई है उसके रूप में या डाई ऐसे डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है। इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन। तो ये जो है पैथोजन के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी सबसे पहले पैथोजन को इसी से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, एंड लिमिट इन्फ्लामेशन। तो ये जो है जो इन्फ्लामेशन की क्रिया है, इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन एंड लिमिट्स इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन है उनको ये नियंत्रित करता है। इट आल्सो एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट पथवे एंड पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन है उसको भी कंट्रोल करता है, और इस तरीके से जो इम्यून रिस्पॉन्स है उनको नियंत्रित करता है। चौथा जो अपना प्रकार है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी बाय बी सेल। तो ये बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भाग लेता है। इट इज प्रेजेंट एज ए मोनोमर एंड वेट अराउंड 1,80,000 डाल्टन्स। तो ये मोनोमर के रूप में होता है, यानी सिंगल वाई शेप होता है ये, और इसका जो अणुभार है वो 1,80,000 डाल्टन के आसपास होता है। इट कंप्राइजेज लेस देन 1% ऑफ टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन सीरम। सीरम में जो कुल एंटीबॉडी कंटेंट है उसका 1% भाग बनाता है, यानी बहुत कम हिस्सा है ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन डी है। इट एक्ट्स एज ए रिसेप्टर ऑन बी सेल सरफेस एंड पार्टिसिपेट इन बी सेल एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये जो है जो लिम्फोसाइट बी है उसके सतह पर होता है और रिसेप्टर का काम करता है। तो इस तरीके से ये जो है जब यहाँ से जो एंटीजन है वो आके बंधते हैं तो ये एक्टिवेट करता है बी सेल को और उनको अलग अलग प्रकार में डिफ्रेंशिएट करता है। जैसा एंटीजन होगा उस हिसाब से बी सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है, और उस एंटीजन के खिलाफ ऐसे बड़ी संख्या में बी सेल बनते हैं ताकि स्पेसिफिकली उसके खिलाफ जो उपयुक्त केमिकल्स हैं या जो उसके न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया है उसमें बड़ी संख्या में ऐसी सेल्स उपस्थित हो सकें, भाग ले सकें। जो पांचवा प्रकार है अपना इम्यूनोग्लोबुलिन ई, लास्ट है ये 5 प्रकारों में। पहला था इम्यूनोग्लोबुलिनियम, दूसरा था इम्यूनोग्लोबुलिन जी, तीसरा था इम्यूनोग्लोबुलिन ए, चौथा था इम्यूनोग्लोबुलिन डी, और ये है ई। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट अराउंड 0.02% ऑफ द एंटीबॉडी कंटेंट इन द सीरम। सीरम में सबसे कम मात्रा में ये पाया जाता है। अभी हम लोगों ने आईजीडी देखा था वो 1% था, आईजीई उससे भी कम है, 0.02% है सीरम में जो टोटल एंटीबॉडी है उसका। दीज आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये जो है जो हमारा श्वसन तंत्र है
उसका सिस्टम है, उसकी दीवारों से चिपके हुए पाए जाते हैं। एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और जो आहार नाल है उसकी दीवारों से चिपके हुए पाए जाते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू एलर्जिक रिएक्शन, तो ये जो है जो एलर्जिक प्रक्रिया है उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। दिस इज फाउंड एज ए मोनोमर इन द बॉडी एंड वेट अबाउट 2 लाख डाल्टन। तो ये जो है शरीर में एक मोनोमर के रूप में पाए जाते हैं और इनका जो अणुभार है वो 2 लाख डाल्टन होता है। Antibody provides long-term protection against pathogen because it persists for years after the presence of antigen. तो ये जो है तो बहुत कम मात्रा में ही होता है, लेकिन इट एक्ट्स एज रिसेप्टर ऑन बी सेल। ये तो जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ई है उसका अणुभार 2 लाख डाल्टन है, सबसे कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका जो फायदा है वो ये है अ, ये जो है तो सबसे कम अधिक। अब जो एंटीबॉडी के सामूहिक काम हैं वो देखते हैं। तो ये सारी जो एंटीबॉडी हैं इनके जो सामूहिक काम हैं वो हैं फॉलोइंग आर सम ऑफ द की फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। बाइंड टू पैथोजन, ये पैथोजन से बंधते हैं। दूसरा, एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम इन केस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन्वेट कर रहा है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। डायरेक्टली अटैक्स वायरल पैथोजन, वायरल पैथोजन पर सीधे अटैक करते हैं। असिस्ट इन फैगोसाइटोसिस, और ऐसे जो पैथोजन हैं इनके फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं। तो ये काम है, यानी कि पैथोजन से बंधते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है तो सीधे अटैक करते हैं। एंटीबॉडी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन्स बिकॉज इट परसिस्ट फॉर ईयर्स आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो जो एंटीबॉडी है वो शरीर को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि एक बार जब एंटीबॉडी बन जाती हैं तो ये लंबे समय तक शरीर में विद्यमान रहती हैं, और फिर अगर उस तरीके का कोई पैथोजन आता है तो उसे तत्काल ही शरीर से वाश आउट करती हैं। It neutralizes the bacterial toxin and bind the antigen to enhance its efficiency. तो ये जो है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती हैं और एंटीजन से बंध के जो है अपनी जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाती हैं। They also act as the first line of defense for mucosal surface. They ingest cell by phagocytosis. Few antibodies bind the antigen present on the pathogen. These aggregate the pathogen and they remain in secretion. When the secretion is expelled out, the antigen is also expelled. तो कुछ एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से जब बंधती हैं तो मतलब उन्हें एक समूह में उनका एक समूह बना लेती हैं, यानी कि कई ऐसे को एक साथ बांध के उनका एक पिंड बनाती हैं, एग्रीगेट बनाती हैं और स्राव में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। When the secretion is expelled out, the antigen is expelled. तो जब ऐसे secretions को बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ एंटीजन भी बाहर निकल जाता है। जैसे बहुत सारे शरीर में इस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे फ्लू में जो है नाक का बहना बढ़ जाता है, तो उसके साथ जो है एंटीजन से बंधे हुए जो एंटीबॉडी से बंधे हुए एंटीजन है वो भी बाहर निकाले जाते हैं।
प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन और काम करने का तरीका क्या है। व्हेन योर organism's immune system encounters a foreign particles for the first time, जब भी किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम पहली बार किसी बाह्य कण को के संपर्क में आता है, उससे आमना सामना होता है, मैक्रोफेज सेल्स हैं interfere and capture to break them down so as to pass them to B cells। जो मैक्रोफेज हैं वो उनको ब्रेक कर देते हैं और उनके टुकड़ों को पास कर देते हैं बी सेल को। वंस दीज एंटीजन्स आर प्रेजेंटेड, और जब इन टुकड़ों के एंटीजन बी सेल को दिखाए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, बी सेल्स बिगिन प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एंटीबॉडी विच वुड कंटेन ए यूनिक पैराटोप। तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर जो उस हिसाब से फिट बी सेल है वो नए तरीके की एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है और ऐसे बी सेल की संख्या भी बढ़ जाती है, ऐसे बी सेल का डिफ्रेंशिएशन बढ़ जाता है जो उसके लिए उपयुक्त हैं और फिर वो बड़ी संख्या में एंटीबॉडी का सिक्रेशन शुरू करते हैं टू बाइंड विथ ए स्पेसिफिक इपिटोप। तो ये विशेष पैराटोप वाली होती हैं जो उस विशेष एंटीजन के इपिटोप से बंधती हैं। ईच लिम्फोसाइट ऑफ बी सेल जनरेट ए यूनिक एंटीबॉडी अगेंस्ट ए यूनिक इपिटोप। तो जो ईच लिम्फोसाइट ऑफ बी सेल, जो बी सेल वाली लिम्फोसाइट है ये विशेष प्रकार की एंटीबॉडी जिनमें विशेष प्रकार के पैराटोप होते हैं और वो स्पेसिफिसिटी जो एंटीजन आया है उसके हिसाब से होती है। तो once encoding is done by B cell, it releases antibody which then bind with specific pathogens, resulting in their elimination from our body। एक बार जब ऐसे एंटीजन की के जो इपिटोप है उनकी कोडिंग हो जाती है तो बी सेल उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती हैं और ये एंटीबॉडी आके उनसे बंधती हैं और फाइनली उन्हें बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय आइदर डायरेक्ट अटैक ऑफ एंटीबॉडी ऑन पैथोजन। अब जब एंटीबॉडी एंटीजन से बनती है तो वो सीधे उस पर अटैक कर सकती है और बाइंडिंग टू पैथोजन सरफेस या उसके सरफेस पर बंधती हैं एंड सेंडिंग सिग्नल टू द रेस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम टू एलिमिनेट द पैथोजन। तो अगर स्वयं से नहीं कर पाती तो बाकी सिस्टम को सिग्नल भेजती हैं, उनको पकड़े रहती हैं यानी उनको फिक्स करती हैं और इसके बाद फिर उनका निस्तारण शरीर से होता है। These cells remain in the body forever, ready to attack should they re-enter the body। तो अब ये जो एंटीबॉडी बनी है ये हमेशा के लिए शरीर में होती हैं और रेडी टू अटैक, अगर जो है ऐसे एंटीजन फिर से री एंट्री करते हैं तो उन पर अटैक करने के लिए ये तैयार रहती है। तो ये था आज का अपना जो है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। ये जो है बी लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होती हैं सीरम में। कुछ एक एंटीबॉडी सीरम और लिम्फ दोनों में पाई जाती हैं। इनकी अगर संरचना की बात करें तो ये 4 ऐसे पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट की बनी होती हैं जिनमें 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। एक हैवी चेन एक लाइट चेन मिलके इनका हाफ भाग बनाती हैं और जो हैवी चेन होती है उनमें एक वेरिएबल रीजन होता है, 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, जबकि लाइट रीजन में लाइट चेन जो होती है उसमें एक वेरिएबल रीजन एक कांस्टेंट रीजन होता है। एक लाइट और एक हैवी चेन मिलके एंटीजन बाइंडिंग साइट का निर्माण करती हैं और इस तरीके से वाई का जो आकार इसमें जो 2 भुजाएं हैं वो 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट को धारण करती हैं। ये जो है एक बेसिक संरचना है किसी भी एंटीजन की। अब संरचना और अपने काम के आधार जो इनकी हैवी चेन है उसके आधार पर एंटीबॉडी जो है 5 प्रकार की होती हैं। पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये यम जो सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है।
पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन जी आता है, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ए आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी आता है और इम्यूनोग्लोबुलिन ई आता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सीरम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि इम्यूनोग्लोबुलिन ए में कैपेसिटी होती है कि वो विशेष प्रकार के स्राव जो शरीर के हैं उनमें मिलता है, मिल्क में, मदर मिल्क में, और दूसरे शरीर से स्रावित होने वाले उसमें पाया जाता है। जबकि इम्यूनोग्लोबुलिन जी में प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता होती है, वो जो फीटस है उसकी सुरक्षा करता है। तो इस तरीके से ये जो है इतने प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं और उनके जो कुछ काम थे वो हम लोगों ने पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे जो है फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे।